हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो हम कर रहे थे यूपी पीजीटी का जो पेपर का सोल्यूशन हम कर रहे थे। यूपी पीजीटी 2021 18 अगस्त 2021 को जो सोल्यूशन हुआ था, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपको पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिशन DSSB के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है और एप्लीकेशन भी मिशन DSSB के नाम से ही है, ठीक है। वहाँ आपको पेपर भी मिल जाएगा। तो चलिए, सम ऑफ द सीरीज 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1 + 2/3 का फैक्टोरियल 1 + 2 + 3/4 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर मैं सीरीज़ बनाऊँ तो वो मेरी जो है ये, इसको जनरल फॉर्म के अंदर अगर मैं देखूँ TR की फॉर्म में, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ। तो आ जाएगा मेरा 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस R, नीचे क्या है R + 1 का फैक्टोरियल। आप पुट करके देखो, 2 पुट करोगे नीचे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर R को 2 पुट करोगे 1 + 2, मतलब 2 टर्म आएंगी, ठीक है। ऐसे ही जो भी करते जाओगे, 4 करोगे तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 1 + 2 + 3 + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल टर्म मैंने निकाल ली। तो जनरल टर्म निकाल ली। अब सिंपल है, ये क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम ही है 1 + 2 + 3 अप टू n तक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सम का फॉर्मूला आपको पता है, n × n + 1/2 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा r × r + 1/2, और नीचे r + 1 का फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, तो r + 1 का फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ। तो ऊपर आ गया मेरा r और r + 1, और नीचे मेरा 2 × r + 1 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ r + 1 इंटू में r और इंटू में r - 1 का फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सीधा सीधा क्या बचा, 1/2 r - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x²/2 का फैक्टोरियल प्लस x³/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। e⁻1 पुट कर दूं तो 1 + 1 + 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन हो जाता है। तो मतलब अगर हम देखें 1/2 अलग रहने दो, सिर्फ 1/r - 1 का फैक्टोरियल देखो। 1 पुट करोगे 1 - 1, 0 का फैक्टोरियल 1 ही आ रहा है। यहाँ पे 2 पुट करोगे 2 - 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आ रहा है। 3 पुट करोगे 3 - 1, 2 का फैक्टोरियल 1/2, 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल। इसका मतलब ये क्या बन रहा है मेरा, यही सेम बन रहा है। तो इसका मतलब 1/2 तो है ही, और 1/r - 1 का फैक्टोरियल क्या बन गया, e बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो e बन गया, तो e/2 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो मेरा D करेक्ट है, ठीक है। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी के अंदर देखना चाहो वो भी देख सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला इज 16। हाइपरबोला की फोकाई की डिस्टेंस 16 है और उसकी इसेंट्रिसिटी √2 है। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब आपको पता है सबसे पहले हाइपरबोला इस टाइप से बनता है, इस टाइप से और इस टाइप पे। यहाँ पे मेरा होता है -AE0 और यहाँ पे होता है मेरा AE0। फोकस होती है आपस की, इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, वो टोटल A2A ही होगी। 2AE क्या दिया हुआ है, 16। फोकाई उनकी जो डिस्टेंस है दोनों की फोकस की, वो 16 दी हुई है। तो AE की वैल्यू मेरी 8 आ गई, और इसेंट्रिसिटी उसने √2 दी हुई है, E दिया हुआ है उसने √2 यहाँ पुट करूँगा, A = 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × √2 क्योंकि नीचे आ जाएगा मेरा √2, वो कैंसिल हो जाएगा। 4 √2 मेरा A आ गया। ए मेरा आ गया। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, आपको पता ही है हाइपरबोला की इक्वेशंस क्या होती हैं। इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की क्या होती है, x² / a² -y² / b² = 1। तो a की वैल्यू तो मेरे पास आ गया, b की वैल्यू रहेगी, तो इसेंट्रिसिटी अगर मेरे को पता है √2 है, तो इसेंट्रिसिटी का मैं फॉर्मूला लगा के वो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर होता है वो मेरे पास क्या होता है, 1, और हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है,
तो हाइपरबोला के अंदर क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लो, तो यहाँ पे मेरे पास इस ई का स्क्वायर क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 2, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे ए मेरे पास क्या है 4√2 है ना, ठीक है। तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा मेरा 32, 64 माइनस 32, 32, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आ गया। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे तो 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 28। इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड की मिशन DSSB तो कर लीजिए, वहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी मैथ के कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन ओमेगा की पावर 52। अभी जो मैं आपको सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ अभी आंसर की नहीं आई है, ठीक है। तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है, डाउट आ सकता है, तो वो मैं आपको बाद में क्लियर करवा दूंगा जब आंसर की आ जाएगी फाइनल, ठीक है। तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में कोई डाउटफुल केस होता हो, कई बार मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। तो हम बाद के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। पता क्या होता है क्वेश्चन, अब देख लो आप पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन जब करने बैठोगे ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा वही चीज़ें जो हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ी थी, बाइनोमियल के अंदर पढ़ी थी, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ी थी, सेट रिलेशन फंक्शन में पढ़ी थी, मैट्राइसिस में, डिटर्मिनेंट में, वही चीज़ें एग्जैक्ट आई हुई हैं, बट उसको थोड़ा सा लगाने का तरीका अलग अलग है। मैथ में तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करके वो देगा ही, ठीक है, बट आपको अपनी समझदारी से जो है ना काम करना होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चाहो तो इसके 3-3 के टुकड़े बना सकते हो। यहाँ नेक्स्ट भी क्या आ रहा है मेरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 फिर ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट उसको क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा, फिर से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा की पावर 5 जो होगा उसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 ही है, ठीक है ना, 3 का मल्टीपल। तो ऐसे ही 3-3 टुकड़े बनेंगे, ये 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और ऊपर पावर कितनी है 52, और चल कहाँ से रहा है ओमेगा की पावर 0 से। टोटल मतलब 53 टर्म है, 53 टर्म है, तो 53 टर्म है तो 3 से डिवाइड मेरा हो गया, 3 एकम 3, 2 23, 3 7 21, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचा 2, रिमाइंडर मेरा क्या बचा 2, मतलब 2 टर्म में लास्ट के अंदर बच जाएंगी 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सो ऑन 0, प्लस लास्ट में 2 टर्म में कौन सी होंगी 1 प्लस ओमेगा वाली। और 1 प्लस ओमेगा को हम यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा को, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है इसको करने का, अगर आप, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर यही क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगर यही क्वेश्चन है तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ओमेगा क्यूब 1 है, इसका मतलब अगर हम देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन जा रहा है, और ये टोटल 53 टर्म है, और यहाँ पे एक जीपी सीरीज बन रही है, तो ओमेगा तो लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि क्यूब में जाने के बाद वो 1 बन रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा सिंगल जो होगा वो लेस देन 1 होगा, मतलब आर लेस देन 1 है। तो मैं जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या लगाता हूँ, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन का हम फॉर्मूला है, ठीक है। S53 क्योंकि 53 टर्म है, टोटल 1 से स्टार्ट हो रही है ना, ओमेगा की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा की पावर 53 आ जाएगा, 1 माइनस आर, मेरा कॉमन रेशियो कितना ओमेगा ही है, तो ऊपर 1 माइनस ओमेगा का 53 मतलब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, तो ऊपर 1 प्लस ओमेगा बच जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है।
चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ई रोटेशनल वेक्टर है देन डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैंने आपको कल ग्रेडियंट का टॉपिक कराया था, उसके अंदर जो है सोलेनोइडल हो गया, ई रोटेशनल हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमने की थी, ठीक है। तो एक जब भी हमारा यहाँ देखिए ए क्रॉस बी की सॉरी ए और बी क्या है मेरे, ए और बी दोनों ई रोटेशनल है, ई रोटेशनल है तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ई रोटेशनल है तो मेरा डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और डेल क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि ई रोटेशनल है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये जो है मेरा क्या आ जाएगा डेल डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास बी वेक्टर डेल क्रॉस ए माइनस ए वेक्टर डेल क्रॉस बी, तो ये भी 0 ये भी 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने देख लिया, तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 30। इन ए ग्रुप जेड प्लस, मतलब अंडर एडिशन के अंदर कोई जेड इंटीजर कोई ग्रुप दिया हुआ है ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जनरेटर बाय 2 and 7। वैसे ये आपको रविता मैम करवाएंगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी आपको सारी रविता मैम ने करवाई थी, नंबर थ्योरी मैंने करवाई थी, बट फिर भी इसका सिंपल सा ही सोल्यूशन है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा भी नहीं है। जनरेटर बाय 2 and 7, 2 and 7 जनरेटर उसका बन रहा है, इसका मतलब आंसर जो है मेरा क्या बनेगा, GCD ऑफ 2 और 7 इंटू में जेड जो भी मेरा है ये दिया हुआ है इंटीजर, ठीक है। तो 2 और 7 का GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और तो कोई डिवाइड करता ही नहीं इनको, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सिर्फ का सिर्फ इंटीजर ही आ जाएगा, जेड ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका जो है ना स्टैटिक्स और डायनामिक्स से जो क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे के सारे आपको रविता मैम लास्ट के अंदर ऐड कर देंगे, जैसे हमने यूपी टीजीटी के अंदर ऐड किया था, ठीक है। और ये भी ग्रुप थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपको वही करवाएंगे, लास्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे जो लास्ट वाले लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। F2 की वैल्यू दी हुई है और F'2 की वैल्यू दी हुई है और लिमिट ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब भी मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म मेरी बन रही है, तो एल हॉस्पिटल रूल में लगाऊंगा और ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया ऊपर x एज इट इज़, तो F'2, ठीक है। अब F'2 वैसे आप बोलोगे कि ये तो मतलब अंदर कोई ना कोई वेरिएबल तो होगा ना, तभी तो उसने 2 पुट किया, क्योंकि F'2 की वैल्यू उसने दी हुई है, तो इसीलिए हमने इसका भी डिफरेंशिएट ले लिया। प्लस में F2 एज डी एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 टाइम F'(x) अपॉन में क्या आ जाएगा x-1 का 1 ही आ जाएगा, और जो भी वैल्यू मेरी गिवन है वो मेरी मैं पुट कर देता हूँ। F2 की वैल्यू मेरी 4 है, F'2 की वैल्यू मेरी 1 है, ठीक है। F'2 की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू यहाँ से 2 पुट करूँगा, 2 इंटू 1 प्लस F2 की वैल्यू मेरी 4 है माइनस 2 इंटू F'(x) मतलब 2 पुट करूँगा F'2 तो आ जाएगी 1 अपॉन में 1, तो 6 माइनस 2 मेरा आया 4 आंसर, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू -1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, तो हम जो है इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है dy है और यहाँ पे dx है, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू तो 0 ही है, तो यहाँ पे इसको इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस y² और प्लस में ex अपॉन में 1 प्लस e⁻²x dx। बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है dy बाय 1 प्लस y² 1 प्लस x² होता है tan इनवर्स में चला जाएगा ये तो, और ये वाला किस में चला जाएगा, इसको हम e⁻x को कुछ ना कुछ पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये तो मेरा साफ साफ आ गया tan इनवर्स y, और यहाँ पे हमने क्या किया कुछ पुट कर दिया e⁻x इज इक्वल टू t, e⁻x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ऊपर आ जाएगा dt
और 1 प्लस यहाँ पे टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस टी का स्क्वायर फिर से मेरा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स टी, ये सॉरी इज इक्वल टू सी ले लो, मतलब कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि हम जो है ना इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टी, तो टी मेरे पास था क्या, टी मेरे पास था ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी। अब उसने एक कंडीशन दी हुई है, अब आप बोलोगे ये तो मेरा आंसर आ गया, बट ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा, सी इज इक्वल टू कहीं भी नहीं है। अब आप बोलोगे यहाँ देखिए कंडीशन दी हुई है उसने, ये किस काम की, ये कंडीशन किस काम की है, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0 वाली। तो ये कंडीशन मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू -1 आ गया मेरा माइनस टेन इनवर्स 1, और यहाँ पे मेरा आ गया x इज इक्वल टू ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो प्लस टेन इनवर्स 1, तो ये दोनों कैंसिल होके इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को दोबारा मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 35, वो क्या बोल रहा है, द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इतना आर। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या है मैट्रिक्स की, या तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, एक इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल ले लो, ए माइनस लेमडा आई, मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर करवाया था, ठीक है, ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरी आइगन वैल्यू निकल आएंगी। या आप देख सकते हो कि एक पूरी की पूरी रो ही क्या है, 0 है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू तो क्या आएगी, 0 पक्का आएगी। और हमारे को पता है ट्रेस जो होता है, ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका सम होता है, तो ट्रेस ऑफ ए तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 0, तो आ गया मेरा 2। ट्रेस जो होता है मेरा वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू के, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस होता है हमेशा। तो यहाँ पे सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या आ गया, 2, मतलब उनके सम 2 आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में 0 और 1 है, 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक वैल्यू अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरा, डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होगा तो एक अगर मेरी एक रो ही 0 है तो डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा पक्का, तो एक वैल्यू पक्का 0 आएगी, ठीक है, और एक वैल्यू पक्का 0 आएगी। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है ऑप्शन नंबर ए और सी में से ही हो सकता है आंसर, और ए तो नहीं है तो सी आएगा, क्योंकि उसकी ट्रेस 2 है और सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है, ट्रेस के इक्वल होती है। तो 0 + 2 2 आ गया, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर है 36, द सम ऑफ द सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1/n + 1 अप टू सो ऑन 1/4n है, इज इक्वल टू क्या आएगा। अब आपको एक कंसेप्ट जो है ना, मैंने भी बताया था, आपको वैसे भी पता होगा, इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ। तो एक उस कंसेप्ट में क्या होता था, अगर कोई चीज़ समेशन में है, जैसे ये लिमिट ये सारा का सारा हम समेशन में ले जाएंगे, उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर जो है ना चेंज कर देते थे, और जो मेरा 1/n आता था उसको हम dx के अंदर चेंज करते थे, और मेरा r/n कोई चीज़ आती थी तो उसको x के अंदर चेंज करते थे। तो इसको उस टाइप से जब मैं बनाऊंगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 1/n + r अगर मैं कर दूं, तो यहाँ देखिए r को 0 पुट करोगे 1/n आ जाएगा, 1 पुट करोगे 1n + 1, ये सारा बन रहा है ना। लास्ट में 4n है, n + 3n होना चाहिए तभी तो 4n बनेगा, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आ जाएगा 3n, ठीक है, समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अब जो भी मेरा समेशन है उसको हम यहाँ पे सारा चेंज कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो इसको r इज इक्वल टू 0 से 3n, और मैं 1/n बार निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 1 + r/n, ठीक है। अब मैं इसको चेंजेस करता हूँ, इंटीग्रेशन आ गया, और 1/n को dx पुट कर दूंगा, और 1/1 + r/n को x पुट कर दूंगा, और dx आ जाएगा। अब मेरा मेन कंसर्न रहता है कि लिमिट क्या आई, है ना, लिमिट क्या है। तो r/n को x में पुट कर रहा हूँ, r/n को x पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से लिमिट ऐसे निकालनी होती है हमें कि अगर मेरा r 0 है,
जी आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 3n तक जा रहा है। आर मेरा अगर 0 है तो यहाँ पे पुट करोगे तो x मेरा क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे सेकंड मेरा r अगर 3n है तो n से n कट जाएगा तो x क्या आ जाएगा मेरा 3। तो 0 से 3 मेरी वैल्यू बनी, 0 से 3 मेरा इंटीग्रेशन का वो बना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 0 से 3 1/1 प्लस एक्स है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। 0 से 3 पुट करोगे तो log 4 आ जाएगा, 1 0 पुट करोगे log 1 0 हो जाएगा। तो log 4 मेरा आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 37, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द सेंट्रल कोनिकॉइड। तो इसकी तो डायरेक्ट जो है मेरे पास इक्वेशन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38, वो क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू log सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा देन कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या आएगा। तो इसका हम सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोस हाइपरबोलिक एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कोस हाइपरबोलिक एक्स होता क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ठीक है, यही होता है। और यहाँ से जो भी मेरा एक्स है इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि ई मैं ले लूँगा बोथ साइड, तो ई की पावर एक्स मेरा क्या आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, लोग कैंसिल हो जाएगा, ई से लोग कैंसिल हो जाएगा, ई मैंने बोथ साइड अप्लाई कर दिया, ई की पावर एक्स आ गया मेरे पास। यहाँ देखिए कुछ कॉम्बिनेशन बनने लग गया होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम सीकेंड थीटा को 1 में कोस थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बाई में कोस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा बाई में कोस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा क्या आया ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस 1/e की पावर एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 तो सारे के बाहर आ गया, ई की पावर एक्स प्लस 1/e की पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस 1/, आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1/, में साइन थीटा। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, इसको सोल्व कर दो तो ठीक है। अब तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन सारे का स्केयर आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो है मेरा क्या आ जाएगा 1/2 तो है ही, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 पहले से ही है, 2 आ जाएगा, 2 मेरा बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अंदर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/कोस थीटा मेरा आंसर आ गया। वो क्या होता है मेरा सीकेंड थीटा। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से वही ये वाले क्वेश्चन सरिता मैम आपको कराएंगे, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी भी उन्होंने पढ़ाई थी, तो ये भी आपको लास्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस बचेंगे वो सारे के सारे कवर करवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41 पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए, जो है ना, जिससे कि मोटिवेशन मिले। इफ़ v इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र सारी की पावर -1/2 है, देन x करली v बाई करली एक्स प्लस वाई करली v बाई करली वाई प्लस जेड करली v बाई करली जेड इज इक्वल टू क्या आएगा। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने क्या मान लिया v इज इक्वल टू ये है ना सारा, तो अंदर वाला जो है ना मेरा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू मैंने कोई भी p मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p की पावर -1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखिए x इंटू करली v बाई करली x एक का निकाल लेते हैं, बाकियों का हम एज इट इज जो है ना एज ए सिमिलर कर देंगे, क्योंकि y इंटू है और यहाँ पे z इंटू है, बस कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम करने गए x इंटू करली v बाई करली x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा x एज इट इज और करली v बाई करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देंगे इसका। तो यहाँ पे ऊपर पावर -1/2 है, तो आगे आ जाएगी पावर -1/2, अंदर जो भी बचेगा
-1/2 अंदर जो भी बचेगा क्या बचेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र है, सारे के बाहर -1/2, -1 होगी तो -3/2 होगी, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र को मैंने क्या मान रखा है, p मान रखा है, तो p की पावर -3/2 होगी। और इनटू में क्या आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का फिर से रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो एक्स स्क्र का क्या आ जाएगा 2x, इनटू में आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया मेरा माइनस टाइम एक्स स्क्र, ठीक है, अंदर भी x पड़ा हुआ है, और नीचे आ गया p की पावर 3/2। ये आया मेरा जब हमने विस्पेक्ट टू x किया। अब विस्पेक्ट टू y करेंगे तो -y² आएगा, विस्पेक्ट टू z करेंगे तो -z² आएगा। तो हम कैसे करेंगे इसका, इन जनरल हम इसका क्या लिख देंगे, x करली v बाई करली x प्लस y करली v बाई करली y प्लस z करली v बाई करली z माइनस टाइम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और नीचे क्या आ जाएगा p मैंने क्या मान रखा है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, सारे की पावर 3/2, ऊपर पावर 1 है, नीचे 3/2 है, तो नीचे क्या रह गया पावर, नीचे माइनस हो जाएगी, -1/2 रह जाएगी, तो ये क्या होगा, माइनस टाइम ये ऊपर चली जाएगी p की पावर -1/2, यही आ गया। तो ये मेरे पास है क्या, p की पावर -1/2 क्या है, v ही है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -v, ठीक है, सब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, -v ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, आराम से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द इतना इतना रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है तो उसकी जनरल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2, ये तो पता नहीं कैसे लिखा जा रहा है, 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन से जब मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0, एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, b इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू मेरे पास h/2 आ जाएगा, g इज इक्वल टू मेरे पास g/2 आ जाएगा, और f इज इक्वल टू मेरे पास f/2 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो कंडीशन मेरी है कि ABC प्लस 2f, हम डिटर्मिनेंट से निकालते होते थे ना, 2fgh माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल करेगी तभी वो मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या आ जाता है, जो भी हमें ABCFGH जो भी हमने निकाला है वो इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आप पुट करके देख लो, a के कारण ये 0 हो गया, 2fgh, f/2 g/2 h/2 2 टाइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 इंटू FGH, और यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस a के कारण 0, b के कारण 0, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास c इज इक्वल टू, ले जाते हैं, c क्या है मेरा, c ही है, और h क्या है मेरा, h/2, ठीक है। और c यहाँ से मेरा अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का सी है, तो c इज इक्वल टू माइनस का सी आ जाएगा, है ना, यहाँ भी बड़ा ध्यान रखना होता है, तो c इज इक्वल टू माइनस का c आ गया, ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा इधर माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा FGH, और यहाँ पे जो है h का स्क्वायर भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, तो FGH/4, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -CH² बाई 4, 4 से 4 कैंसिल,
4 से 4 कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, तो एफ जी प्लस सी एच इज इक्वल टू 0 मेरा आ जाएगा आंसर। तो एफ जी प्लस सी एच ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट है। ठीक है, ये कंडीशन होगी तो ये मेरी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर थ्योरी के अंदर हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे हम करते थे आपको पता है कि 5 डिजिट का है 1 2 3 4 5 डिजिट। अब लास्ट के जो 2 डिजिट है ना वो क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, तभी वो पूरी की पूरी टर्म 4 से डिवाइड होती है। या लास्ट के 2 डिजिट 00 होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है तभी वो 4 से डिवाइड होता है। तो वो डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं वही हमने फाइंड आउट करने हैं। और बाकी तो मेरे 3 डिजिट बच जाएंगे। तो 3 में से ये आएगा मेरा 3 स्थान लेता है, मतलब 3 फैक्टोरियल ही समझ लो, या 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू में वो आएगा जितने नंबर ऑफ इसके वेज बनेंगे, कितने मतलब यहाँ पे 2 ऐसे कौन सी टर्म बन सकती हैं जो 4 से डिवाइड होती हों। तो यहाँ पे मेरा एक तो मेरा बन सकता है 1 और 2, 12 बन सकता है। ठीक है, 32 बन सकता है डिवाइड होगा, 24 बन सकता है, 52 बन सकता है, मतलब 1 2 3 4 4 मेरी बन गई। तो 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 मतलब 6 इंटू 4। ठीक है, 24 हो गया। अब मेरा टोटल 5 डिजिट है तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से सीधा डिवाइड कर दो 24/5 का फैक्टोरियल, मतलब 24/5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो भी कटता काट दो, 6 पे कटेगा 6 कट जाएगा, तो 1/5 डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स इज इक्वल टू इतना, वाई इज इक्वल टू इतना, जेड इज इक्वल टू इतना, द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन इतना। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। हिंदी के अंदर देखना चाहिए, हिंदी के अंदर भी आप देख सकते हो। तो इसको हम यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है तो इसको हम बना लेते हैं आर वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टी क्यूब एक्स दिया हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जे वाई दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी वाई जे प्लस जेड के मतलब 2t प्लस 1 के, एक्स आई वाई जे जेड के आ गया। तो यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दें रिस्पेक्ट टू टी। और मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है हम कर ही देते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है वेलोसिटी का या इसका आर का डबल टाइम या वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ वेलोसिटी निकालता हूँ इसकी। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3t स्क्वायर आई प्लस 2t प्लस 1j प्लस 2k। इसका फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए 6ti प्लस 2j प्लस 0। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेलरेशन की ही बात कर रहा था, t इज इक्वल टू 1 पे, है ना, t इज इक्वल टू 1 पे वो बात कर रहा था। और उसने क्या बोला डायरेक्शन दी हुई है, तो डायरेक्शन दी हुई है तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन दी हो तो हम कैसे करते हैं। तो ये आएगा मेरा 60i प्लस 2j इंटू में जो भी मेरी डायरेक्शन दी होगी i माइनस जे प्लस के, और इसका डायरेक्शन जो भी दी होगी उसका मैग्नीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आई जे के कोफिशिएंट है ना, -1 का स्क्वायर करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने 1 ही लगा दिया। तो यहाँ से ऊपर मेरा आई जे के में मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √3। तो आंसर मेरा आ जाएगा 4/√3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरा 45। इफ y इज इक्वल टू कोस 3 कोस इनवर्स x देन d क्यूब y अपॉन में dx के, मतलब 3 टाइम इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको पता चल रहा है y इज इक्वल टू कोस, अंदर अगर मैं लगा दूँ 3 थीटा लगा सकते हैं हम। अगर मैं क्या कर दूँ कोस इनवर्स x को थीटा पुट कर दूँ, ठीक है, कोस हाँ कोई बात नहीं। अब कोस ये क्या बन गया कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता ही है, हम कैसे निकालते थे
कि 4 माइनस 3, ठीक है। 4 के साथ आ जाएगा मेरा कोस थीटा और यहाँ भी आ जाएगा मेरा कोस थीटा, जहाँ 4 है उसका क्यूब लग जाएगा, तो 4 टाइम कोस थीटा का क्यूब, ठीक है। तो कोस थीटा का क्यूब यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है ना, एक्स आ जाएगा। तो 4x³ माइनस 3x आ जाएगा। y आ गया तो y डैश, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा 12x² माइनस 3, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा 24x, थर्ड टाइम डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा 24। तो 24 मेरा आंसर आ गया, क्योंकि 3 टाइम ही डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। A एंड B थ्रू ए डाइस, ठीक है, कोई 2 डाइस फेंकी गई हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट A थ्रूज इज ग्रेटर देन B थ्रो इन नंबर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन है, A ग्रेटर देन B है, इक्वल की बात नहीं की गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि A इज नॉट ग्रेटर देन B, उसमें इक्वल भी आ जाता है, बट यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशंस नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो, ए और बी एक पासा फेंकते हैं, बी द्वारा फेंकी गई संख्या से ए द्वारा फेंकी गई संख्या से अधिक होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो ए से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ए से अधिक होना चाहिए, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6, 5 से में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो 2 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा। ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे 2 और 1, ए बड़ा हो गया मेरा, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी हो गया। और यहाँ पे और मेरी कंडीशन क्या आ सकती है, 3 1 आ सकती है और 3 2 भी आ सकती है। 4 के साथ 4 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है। 5 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। 6 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, ठीक है। यही बनेगी, 6 1 बनेगा, 6 2 बनेगा, 6 3 बनेगा, 6 4 6 5, ठीक है, क्योंकि ए मेरा हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो टोटल कंडीशंस अगर हम देखें, टोटल कितनी बन गई, पहले की मेरी 1 कंडीशन बनी, इसकी मेरी 2 कंडीशन, इसकी मेरी 3 कंडीशन, इसकी मेरी 4, इसकी मेरी 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, टोटल मेरी 15 ऐसी कंडीशन बन गई। और ए और बी 2 पासे हैं, तो 6 × 6, तो 15/6 × 6 मेरा आंसर आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 5/12 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हो सकता है एक छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाए, अभी तक आंसर की नहीं आई है, तो जैसे ही आती है उसके बाद जो भी हमें मिस्टेक होंगी उसकी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, तो जो है ना उसका हम बाद के अंदर सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर की आएगी तभी हमें इसका जो है ना कर्वेचर वाले का एग्जैक्ट आंसर्स पता चल पाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको हम बाद में कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू, मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आपको स्टीक आंसर मिले और उसके सही सोल्यूशंस मिले, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जान करके जो मुझे डाउटफुल थे, तो उसका हम आंसर के आने के बाद ही सोल्यूशन करेंगे। इफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx है, लाइज आउटसाइड द सर्कल इतना, देन द वैल्यू ऑफ m विल सेटिस्फाई। तो हिंदी के अंदर पढ़ना चाहते हो वही पढ़ सकते हो। सरल रेखा y इज इक्वल टू mx है, वृत्त दिया हुआ के बाहर स्थित है, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो लाइन कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो उसके बिल्कुल आउटसाइड हो सकती है, या उसके बीच में से जा सकती है, या यहाँ पे सॉरी आप ऐसा करो, ए कहाँ, या तो उसके ऊपर जाएगी बिल्कुल टेंजेंट बनाएगी, या उसके बीच में से जाएगी, या उसके आउटसाइड जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर कंडीशन आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे होता है मेरा 0, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है लेस देन 0, ठीक है। तो इसका जो भी मुझे इक्वेशंस दी गई है, x² + y मेरा क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर दूंगा mx सारे का स्क्वायर, ठीक है, -20y + 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये मेरा बन गया x² 1 + m² बन जाएगा, और यहाँ पे मेरा 20 mx बन जाएगा, y इक्वल टू mx पुट कर दिया मैंने, प्लस में मेरा 90 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो मेरा क्या होता है, b² - 4ac। तो वहाँ से b² मेरा इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा 20 का स्क्वायर मेरा आ जाएगा 400 m², m भी है साथ में,
-4 टाइम 4 इंटू 90 इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्र, क्योंकि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है मेरा यही है, ठीक है। और ये मेरा लेस देन 0 होना चाहिए क्योंकि वो आउटसाइड है, ठीक है ना, आउटसाइड है, मेरी लाइन जो है मेरी आउटसाइड है सर्कल के। तो यहाँ से मैं 40 कॉमन निकाल लूँगा, अंदर आ जाएगा मेरा 10 एम स्क्र माइनस 9 एम स्क्र माइनस 9 लेस देन 0, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्र अलग करूँगा तो यहाँ पे 40 तो मेरा बाहर ही चला गया, तो 9 और 9 एम स्क्र बचेगा, तो बाहर माइनस है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, 9 एम स्क्र माइनस एम स्क्र, तो आ जाएगा मेरा 10 माइनस 9 एम स्क्र माइनस 9 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा m प्लस 3 और m माइनस 3 लेस देन 0, तो मतलब m मेरा -3 से 3 के बीच में आ गया, -3 से 3 के बीच में है, मतलब m का मेरा मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस में अगर मैं लिखूंगा तो m मॉडुलस लेस देन 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया हुआ है, देन द रिलेशन इतना 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 इज डिफाइन ऑन x इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि 1 2 3 4 है, इसके अंदर 1 1 है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4 है, ठीक है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, इससे रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, ए बिलोंग करना चाहिए उस सेट से, ठीक है ना, उस सेट से। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तभी मैं उसको बोल सकता हूँ सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें वो क्या क्या दे रहे हैं, 3 2 सेट के अंदर है तो 2 3 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 बिल्कुल सही है। अगर 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, ठीक है, 1 2 2 1 है तो 1 2 भी है, 1 2 है तो 2 1 ही है, मतलब इसको अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया ये, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें कंडीशंस क्या होती है, अगर मेरा ए भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, देन क्या होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचना कि जो है ना एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कंडीशन फेल कहाँ होती है, 3 2 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 3 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 के बाद 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो 2 यहाँ पे आ गया, बी सेम हो गए, तो यहाँ पे हमें 3 1 भी सेट के अंदर होना चाहिए, बट 3 1 कहीं भी सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50, रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाइज क्या आएगा। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई की बात चल रही है, तो सबसे पहले हमें कोस आयोटा वाई हमें पता होना चाहिए, कोस हाइपरबोलिक वाई होता है, और साइन आयोटा वाई मेरा क्या होता है, आयोटा टाइम साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, समझ में आपकी बात। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, और एक और जो है ना, एक और हमारे पास क्या होता है, कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2x, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई लेता हूँ 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 माइनस कोस 2 एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और यहाँ पे कोस 2x प्लस आयोटा वाई, मतलब कोस अगर मैं देखूँ ये क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए साइन में, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा cos 2x cos 2 आयोटा वाई, cos 2 आयोटा वाई। यहाँ देखिए cos आयोटा वाई क्या होता है, cos हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2y, ठीक है। और यहाँ पे मेरा हो जाएगा प्लस साइन 2 आयोटा वाई, तो आयोटा टाइम हो जाएगा मेरा साइन 2x, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा, और एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2y, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो उसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना था ना, उसने बोला हुआ है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ये तो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, तो ये मेरा सिर्फ क्या रहेगा, रियल पार्ट ये वाला रहेगा, सिर्फ रियल पार्ट। और यहाँ पे 2 टाइम है जो भी मेरा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/2 1 माइनस कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मिशन DSSB के नाम से, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।